तो बाकी सब क्या घर चले गए? हाँ ये भी सही, चलो ये भी सही बात है। तो हाँ वेव मोशन, कल हम लोगों ने ऑर्गन पाइप तो कर ही लिया था, तो अब आज करते हैं बीट्स। वैसे बीट्स थोड़ा सा समझने में कठिन है, हालांकि सवाल बड़े आसान होते हैं। बीट्स कब बनती हैं पहले हम लिख लेते हैं। बीट्स आर produced due to superposition of waves. Beats are produced due to superposition of waves having slightly different frequencies. Beats are produced due to superposition of waves having slightly different frequencies. अभी तक अपन ने जितने भी सुपरपोजिशन पढ़े उसमें ओमेगा सबका सेम था। आप देखिए लिखा था ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, या फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स, लेकिन उसमें ओमेगा हमने बदला नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि कहीं ओमेगा 1 लिखा कहीं ओमेगा 2 लिखा। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि बीट्स ज्यादातर ना वो ड्रम बीट्स होता है। क्या होता है कि एक बड़ा ड्रम होता है, एक छोटा ड्रम होता है, उससे भी छोटा ड्रम होता है। हर ड्रम से अलग अलग ओमेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है। जब वो आवाज किसी एक आदमी तक पहुंचती है तब उसे वो बीट्स का फिनोमेनन फील होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वेव हैं, एक वेव है ये ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस के 1 एक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ अलग है। और एक दूसरी वेव है ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस के 2 एक्स। ये समझे? अब मान लीजिए ये दो वेव ये एयर में चल रही है ना, साउंड वेव्स है। मान लीजिए ये जो वेव्स हैं ये एक साथ एक आदमी तक पहुंचे तो उसको जो नेट सुनाई देगा वाई नेट, वो ये सुनाई देगा y1 प्लस y2। यही होगा ना सुपरपोजिशन, यही तो होता है। ठीक है, अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 थोड़े से अलग हैं, थोड़े थोड़े से अलग हैं। जैसे मान लो ओमेगा 1, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए ओमेगा 1 है 20 पाई। मान लीजिए ओमेगा 1 है 20 पाई और ओमेगा 2 है 22 पाई। ठीक है, 20 पाई एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा 22 पाई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी?
इस ओमेगा को 2 पाई f1 रख दो, तो यहां से f1 कितना होगा 10। अच्छा ये जो ओमेगा है इसको 2 पाई f2 रख दो, तो f2 कितना आया 11। यानी एक की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्स और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहली वेव का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ये होगा देखिए 0.1 सेकेंड होगा, बताइए भाई 1/10 है ना। और दूसरी वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, कितना होगा लगभग देखो। यस यस 1/11 ये आएगा 0.09 सेकेंड। मतलब आप देखिए जो टाइम पीरियड है ना उसमें बहुत जरा सा फर्क है। पुरानी जितनी वेव हमने पढ़ी, पुराने जितने सुपरपोजिशन हमने पढ़े, उनमें कोई फर्क नहीं था टाइम पीरियड में, क्योंकि ओमेगा सेम था। तो मतलब इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है इससे। तो अगर मैं एक ही जगह पर दोनों वेव आपको बना के दिखाऊं, देखिएगा सपोज पहली वेव बनाते हैं येलो कलर से और दूसरी बनाएंगे ग्रीन कलर से, पहली वेव है ना। ये देखो ये जो वेव है ना इसका टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड। अब मैं दूसरी बनाता हूं ग्रीन कलर से, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम है, यानी ये जो दूसरी वेव है ना ये इससे थोड़ा सा पहले खत्म हो जाएगी। देखो थोड़ा सा पहले खत्म हो गई क्रेस्ट, ट्रफ थोड़ा सा और पहले खत्म हो जाएगी। नहीं अच्छा इनका है तो हाँ, तो सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बना दे क्या, चलो सेम बना देते हैं, रुको। नहीं ये एम्पलीट्यूड सेम बना देते हैं, ये एम्पलीट्यूड ये और ये, ठीक है। अब बनाते हैं, तो पहली वेव अब सही है ना, ये पहली वेव थोड़ा पहले खत्म हो गई, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ थोड़ा और पहले खत्म हो गई, फिर जो क्रेस्ट है वो और पहले खत्म हो जाएगी, ट्रफ और पहले खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो क्या होगा, धीरे धीरे ना दोनों वेव आउट ऑफ लाइन जाती जाएंगी, आउट ऑफ फेज वैसे भी, ठीक है। अब ये जो दोनों वेव है ना ये दोनों प्लस करके नेट हमें सुनाई देता है। तो वो जो हमें सुनाई देता है दोनों को अगर प्लस करके देखा जाए तो वो कैसा होता है, वो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। उसका डेरिवेशन पूरा नहीं करना चाहिए, ये समझ के कि फर्क क्या है। ये ग्रीन जो है दिस इज द सेकेंड वेव, और ये जो येलो है दिस इज द फर्स्ट वेव। समझे, इतना समझे, फर्क समझ में आए दोनों में, ठीक। इस येलो वेव और इस ग्रीन वेव को अपने को करना है प्लस। तो जब अपन प्लस करते हैं ना तो देखो कैसा डायग्राम बनता है।
हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं होता? इंटरफेरेंस नहीं होता। सुपरपोजिशन तो जनरल टर्म है ना, y1 प्लस y2। ठीक है, इसको बनाइएगा मत अभी, सिर्फ देखिएगा। देखो क्या होता है, अगर हम y वर्सेस t बनाए दोनों का सम, तो वो ऐसा बनता है। इसको आप देखिए, इस डायग्राम को, इसमें वो डॉटेड लाइन को इग्नोर कर देना, वो डॉटेड लाइन तो बस ऐसी मैंने बना रखी है रेफरेंस के लिए। आप देखिए जो वेव दिख रही है आपको, पुरानी वेव देखिए, ये दोनों वेव दिख रही है, इनका एम्पलीट्यूड देखिए आप, ऊपर मैक्सिमम एक पर्टिकुलर ए तक जाती है, फिर माइनस ए तक जाती है ना। पर अगर आप इसको देखें, इसमें जो वेव है ना, उसमें क्या हुआ, पहले एम्पलीट्यूड यहां तक हुआ थोड़ा सा, फिर जब वो दूसरी तरफ गई तो थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर वो एम्पलीट्यूड कम हो गया, ये देखो, और फिर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। ये जो फिनोमिना है ना, कि एम्पलीट्यूड भी चेंज होने लगा, कभी बढ़ने लगा, कभी कम होने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर कम, इसको कहते हैं बीट्स। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। आपको याद हो, मैंने एक बार आपको बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बताया था। तो अगर ये तो ग्राफ है एम्पलीट्यूड वाला, वाई वाला, अगर कोई कहे इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी में ना हमें इस चीज का स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करने का मतलब जितनी भी निगेटिव चीजें हैं उनका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, है ना। तो ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ को हम यहां पे बना के यहां लिख देते हैं इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो बस क्या करना है, जितना ये निगेटिव वाला हिस्सा है ना, इसको मिटा देना है पूरा। क्योंकि जब स्क्वायर होगा ना, तो जहां जहां ये निगेटिव हुआ ना, वो हिस्सा ऊपर आ जाएगा। क्या? हाँ हाँ, बढ़ सकता है बिल्कुल, पर मैं तो बस ये बना रहा हूं ना कि वैसे चेंज क्या दिखेगा। हो सकता है बिल्कुल ये बढ़ जाएगा, लेकिन निगेटिव वाला तो हट जाएगा ना, सिर्फ यही होगा। ऐसे ही यहां पर ये हटा दिया और ये बना दिया। देखो, हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ रहा है, आ रहा है तो है, टेंशन वाली बात है ना, क्योंकि नॉर्मली नहीं आता लोगों को समझ। ठीक है, ये देखो, ये पीछे वाला ग्राफ वाई वाला था, वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये है इंटेंसिटी यानी एनर्जी वाला ग्राफ। अब इस ग्राफ को सिर्फ आप देखिए, ये वो चीज है जो हमें सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रहा है? पहले हमें लगेगा कि आवाज थोड़ी सी आई और फिर बंद हो गई, फिर हमें लगेगा कि आवाज दोबारा आई थोड़ी ज्यादा, फिर बंद हो गई, है ना। फिर लगेगा फिर आवाज और ज्यादा आई, फिर बंद हो गई।
फिर और ज्यादा आई, फिर बंद हो गई, फिर और ज्यादा आई, फिर बंद हो गई। फिर वही जो हमें लग रहा था आवाज तेज होती जा रही है, वो हमें लगेगा आवाज अब धीमे होने लगी। और उसके बाद जो पहले हमें पैटर्न सुनाई दिया ना, वही दोबारा रिपीट होगा। तो जब भी ड्रम होता है तो एक, जैसे आप देखिए किसी में भी सिंथेसाइजर में कहीं पर भी एक होता है बीट्स का ऑप्शन कि आप कौन सी चुनना चाहते हैं, तो एक बीट्स हमने कर दी, तो वो ना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वही पैटर्न अपने आप को रिपीट करता रहता है। उसी पैटर्न को जो कहते हैं अपन कहते हैं बीट्स। वो बनाई कैसे जाती है, कई सारे ड्रम रखे जाते हैं और उनको एक साथ बजाया जाता है, तो जो हम तक आवाज पहुंचती है वो सबका नेट होती है। तो कभी हमें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, कभी हमें दूसरी चीज की आवाज सुनाई देती है, वही कभी कोई चीज मैक्सिमम हो गई, फिर कभी कोई और मैक्सिमम हो गया, इसीलिए हमें बीट सुनाई देती है। लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इसमें ये पूछते हैं कि ये पैटर्न अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है। इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, चलो नहीं बता सकते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स का मैं ही आपको बता देता हूं फॉर्मूला। ये होता है 1/f1 - f2, मतलब जो दो हमारी वेव्स थी ना, इनमें से जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी है माइनस छोटी फ्रीक्वेंसी, 1 बड़ी फ्रीक्वेंसी माइनस छोटी। अब यहाँ पे f2 बड़ा है तो f2 - f1 कर देना। ये तो हो गया टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। इसका उल्टा कर दो तो आ जाता है, उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है कि बीट्स का टाइम पीरियड क्या होता है और बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का कल मैंने डायग्राम शायद आपको बना के दिखाया होगा, ठीक है। तो दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, दोनों को ऑसिलेट कराया, एक से जो आवाज निकली वो निकली 300 हर्ट्ज की, दूसरे से आवाज निकली 302 हर्ट्ज की। तो पूछते हैं बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 2 हर्ट्ज, बिल्कुल सही। माइनस करना है बस दोनों को। समझ में आया? कोई डाउट? तो पहले इतना कॉपी कर लो, ये डायग्राम बना लो, यहां पे लिख देना नहीं, वैसे सिर्फ यही बनाना है, बल्कि ये भी ना बनाना हो, सिर्फ यही लिख लो तो ही बहुत है, क्योंकि इसमें बस यही पूछते हैं, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी का लॉजिक है ना, बस यही पूछेंगे। ये देखो, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी बार हमें बीट्स सुनाई देंगी। हाँ, ये पूरी एक पैटर्न है, एक सेकंड में अगर ऐसे 5 पैटर्न आ गए तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ये तो इंडिविजुअल वेव्स का ग्राफ था ना, पहली वेव ये थी, ये वाली, दूसरी वेव ये थी। इनका ग्राफ देखो, इनका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, ये तो उसका ग्राफ। इनको जब ऐड किया तब जो ग्राफ बना वो ऐसा बना। फिर हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये तो पॉजिटिव निगेटिव है, जो हमें सुनाई देता है वो तो एनर्जी है ना, इंटेंसिटी, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन ये ग्राफ मत बनाइए, आप सिर्फ ये वाला ग्राफ बनाइए।
टाइम पीरियड ऑफ बीट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। कई सारे पॉइंट्स हैं, पहले आप ये देख लीजिए डायग्राम। इस डायग्राम में आपको ऐसे लग रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, यही तो पैटर्न है। तो ये जो इंटेंसिटी बढ़ने वाली चीज है ना, ये जो बढ़ने वाली चीज है, इसको लोग एक नाम देते हैं, और ये जो कम होने वाली चीज है ना, इसको कहते हैं वेनिंग। एक्चुअली ये वैक्सिंग और वेनिंग जो है ना, ये आप कभी अगर जैसे मून होता है ना, तो आप उसको अब कभी आपने इंग्लिश में देखा हो तो उसमें लिखा रहता है वैक्सिंग क्रीसेंट या वेनिंग क्रीस, कभी सुना है ऐसा? जैसे क्या होता है, कभी कभी मून अपने को ऐसे दिखता है, देखो, है ना, इतना ही दिखता है, बाकी हिस्सा अंधेरे में होता है, तो इसको कहते हैं क्रीसेंट। और कभी कभी ना मून अपने को ऐसे दिखता है, पूरा सर्कल नहीं दिखता, सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा होता है, इतना अंधेरे में होता है, इसको कहते हैं गिब्बस। ठीक है। अब वैक्सिंग का मतलब ये हुआ, वैक्सिंग का मतलब कि कल हमें मून ज्यादा दिखेगा आज से। वेनिंग का मतलब कल हमें मून कम दिखेगा। वैक्सिंग मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा, वेनिंग मतलब कम होता हुआ चंद्रमा। क्रीसेंट मतलब आपको ऐसा दिखेगा। तो कोई कहे कि वैक्सिंग क्रीसेंट मतलब कि ऐसा दिखेगा कल इससे ज्यादा। कोई कहे वैक्सिंग गिब्बस मतलब कल दिखेगा ऐसा इससे ज्यादा। समझ पा रहे हो लॉजिक ना? ये वो है। तो इसीलिए ये बढ़ता हुआ मतलब कि आज जो दिख रहा है कुछ देर बाद उससे बड़ा दिखेगी इंटेंसिटी। तो वैक्सिंग का मतलब मैक्सिमम की तरफ जाता हुआ, वेनिंग का मतलब मिनिमम की तरफ जाता हुआ। कुछ समझ में आया? ठीक। इकट्ठे बजा के होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो बजा रहा है और उसने उसे कहीं फीड कर दिया और वो कंटिन्यूसली बजा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो पैटर्न खत्म होके अपने आप को दोबारा रिपीट करता है। हाँ हाँ, तो बीट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये पैटर्न अलग टाइप का भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ तो लेकिन एक से ज्यादा ड्रम बजाते हैं ना, तो कम से कम 2 ड्रम जरूर बजाने चाहिए। अगर सिर्फ एक ही ड्रम कोई बजाता रहे ना, तो बीट्स नहीं सुनाई देगी, फिर तुम्हें आवाज सुनाई देगी कि उस समय देखो ये आवाज है। जब वो जब वो कई सारे ड्रम एक साथ बजाते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई नहीं देती, हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ आवाज सुनाई देती है। उसी कॉम्बिनेशन को अपन बीट्स कहते हैं। क्या अगर, अच्छा तुम कह रहे हो यदि फ्रीक्वेंसी एक की बहुत कम है और दूसरे की बहुत ज्यादा है, तो हमें आवाजें, देखो बीट्स का मतलब एक साथ सुनाई देना, अगर आपको अलग अलग ही सुनाई दे रहा है तो बीट्स तो नहीं है, है ना? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ यार, ये सुनते ही हैं हम, समझ कैसे सकते मतलब बीट्स, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? अब बीट आई, बीट तो पीछे चलती ही रहती है यार, आगे गाना चलता रहता है, पीछे बीट्स चलती रहती हैं। अगर तुम गाने को हटा दो और उसके म्यूजिक को हटा दो, तो तुम देखोगे पीछे ना एक बीट्स टाइप की चलती रहती है ना? हाँ, एक चलती रहती है ना। हाँ वही होती है ये। इतना समझे पहले बताओ यार मुझे, ये वाला है? अच्छा आप देखो,
जो हमें करना है उसके लिए हमें ये वाली डिवाइस समझनी चाहिए, ये वाली डिवाइस। ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस का नाम है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, अब इस डिवाइस में होता क्या है, जैसे ये जो है ना, ये कहलाते हैं इसके प्रॉन्ग्स। यार इतना भी फेस्टिव माहौल नहीं हो रहा कि आप लोग तो बिल्कुल ही मतलब, तो प्रॉन्ग्स, अब क्या होता है, जैसे जब हम इसको बहुत तेजी से किसी टेबल पे मारते हैं तो ये प्रॉन्ग्स ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है, ये अब देखो 1 सेकंड में मान लो 10 बार ऑसिलेट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, 20 बार किया तो 20 हो गई, अगर 300 कोई कह रहा है मतलब 1 सेकंड में 300 बार ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर आप इस ट्यूनिंग फॉर्क पर, ये देखिए ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर आप इस ट्यूनिंग फॉर्क पर कोई टेप चिपका दे, देखिए मान लीजिए आपने कोई टेप लगा दिया, क्या ऐसे, हाँ कैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे मारोगे तो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, जैसे मर्जी करा सकते हो ऑसिलेट, है ना, डिपेंड करते हैं तो उसे मारते कैसे हो। ठीक है, अब देखो अगर कोई टेप लगा दिया तो आप सोचिए इनका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऑसिलेट करने लगेंगे। मतलब कि यहां हम लिख देते हैं, कई बार वो कहते हैं कि इस पर वैक्स लगा दिया, कई बार कहते हैं टेप लगा दिया, कोई भी चीज लगा दी, तो व्हेन वैक्स इज applied to tuning fork, when wax is applied to tuning fork, तो उस केस में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इट डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। और एक कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को ना किसी कपड़े से किसी भी चीज से ऐसे घिस देते हैं, मान लो दीवार से ऐसे घिस दिया, तो क्या होता है इसके कुछ कुछ पार्टिकल टूटकर हो सकता है निकल जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइलिंग। तो व्हेन फाइलिंग इज डन, तो अगर इसका मास कम हो गया तो क्या होता है, इसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो तेजी से ऑसिलेट करने लगते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ये स्टील से बना लो, हाँ ऑब्वियसली अगर बहुत हार्ड होगा तो शायद ऑसिलेट ना कर पाए, पर कर लेता है ऑसिलेट, जनरल होता है यार ऐसा कोई। फाइलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे स्क्रब होता है, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क के ऐसे दोनों तरफ स्क्रब लगा दो और बहुत देर तक करते रहो और फिर उसको धो दो, तो हो सकता है स्क्रब से कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हट जाए। फाइल करने का मतलब होता है घिसना, इसका यूज सिर्फ वेव बनाने के लिए करते हैं और कोई, हाँ वही तो मैंने कहा कि भाई जो ये प्रॉन्ग्स हैं तुम इन्हें ऑसिलेट कराओ तो ये ऑसिलेट करने लगेंगे, है ना, तो हाँ क्योंकि ये मटेरियल सब कुछ सेम ही है ना। अच्छा, ज्यादा ऑसिलेट करता है, अच्छा चलो ठीक है ना। क्या मेडिकल कॉलेज में बेटा मेडिसिन तो यूज ही नहीं होती, सिर्फ फिजिक्स ही यूज होती है। क्या यार ये तो नहीं पता ये यूज होती कि नहीं है। अच्छा हियरिंग टेस्ट के लिए, हाँ तो अब ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए बस यही सब करने की बजाय अगर पढ़ाई कर लो ना तुम लोग तो सबका सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो
मैं तब से यही कह रहा हूँ, वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो उनका काम है करना। जब वो लोग अब वीडियो बनाते हैं या कुछ करते हैं ना, तो वो अपना फोन स्विच ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मेरा ये काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिन भर वही देख देख के टाइम पास करते रहते हैं। मतलब हमारा टाइम वेस्ट करना उनका काम है, ये तो मान के चलो। अगर हम दिन भर बैठकर यही सब देख रहे हैं वीडियो, तो इसका मतलब कि हम उनके पर्पस को सॉल्व कर पा रहे हैं, भले ही अपने पर्पस को सॉल्व ना कर पाए। यूट्यूब देखो ये चाहता है कि लोग देखते रहे, है ना। इंस्टाग्राम ये चाहता है लोग हमें देखते रहे। वो ये बात वो भी जानता है कि अगर लोग देखते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ काम छोड़कर देख रहे होंगे, है ना। वेब सीरीज वाले ये चाहते हैं कि वो देखते रहे हम। अगर कोई देखे ही नहीं, सब अपना काम करने लगे, तो उनका तो काम फ्लॉप हो जाएगा ना। इसीलिए वो सोचते हैं कैसे हम किस तरीके की बनाए कि लोग देखें। अच्छा, बहुत सारे नीट वाले, चलो नीट पे बना दो, है ना। हाँ, बहुत सारे यूपीएससी उस पे बना दो, पर उसमें सच जो है ना, वो बिल्कुल 0.1% सच होगा, और वो भी सच नहीं होगा। क्योंकि जब उस आदमी से हम खुद पूछेंगे क्या तुम्हारे ऊपर, वो कहेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए जब वो रियल लाइफ स्टोरी बनाते हैं ना, उसमें भी आगे डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि इसमें कई घटनाएं सच नहीं है और इनका कोई रियल से नहीं है, ठीक है। और जो है, हम ये सोचते हैं अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो खुद जब अपनी देखता है मूवी, तो कहता है कि यार ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं कभी। और लोग वो हैं, क्योंकि ये पूरा जो है ना, ये माया जाल ऐसे ही फैलाया गया है। इसीलिए 20 लाख में से 20 ही हजार डॉक्टर हैं, क्योंकि वो वही हैं जो सब छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी सब सीरीज देखकर इन्फ्लुएंसर्स का फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, और क्या करें। ठीक है, चलो अब देखिए, तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ये दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है। पहली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 302 हर्ट्ज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुरंत हम आंसर कर देंगे, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए एक सवाल ऐसा पूछा जाए कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, और जो दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। लेकिन जब इन दो ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ ऑसिलेट किया जाता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। तो अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए वो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। मतलब 3 का फर्क है, तो अब हो सकता है उसकी 197 हो जाए, और हो सकता है ये हो जाए, है ना। लेकिन ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ ये दिया जाए तो आप सही आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसके साथ एक स्टेटमेंट और देते हैं। वो स्टेटमेंट ये वाला होता है कि उसमें वैक्स लगा दिया गया या उसकी फाइलिंग कर दी। जैसे मान लो अगर मैं ये लिखूं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, व्हेन टेप इज पुट ऑन इट, then new beat frequency is 2 हर्ट्ज। मान लीजिए इस पर टेप लगाया और फिर दोनों को साथ में ऑसिलेट कराया, तो अब 3 बीट्स नहीं मिली, 2 बीट्स मिली। तो हम ये सोचेंगे कि देखो टेप लगाने से क्या होगा, फिर कम हो जाएगी। अगर 203 है तो 203 से कम होके 202 हो सकती है। अगर 197 है तो उससे कम होके, अब देखिए अगर ये 202 हो गई तो उसके साथ कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 2 का। और अगर 196 हो गई तो कितना हो जाएगा, हमें चाहिए कितना, 2 का। तो क्या होनी चाहिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी?
नहीं नहीं, 2 भी कम हो सकता है। मान लो वो कहते कि 1 हर्ट्स हो गई, ठीक है, सपोज। अब देखो उन्होंने दूसरा सवाल दिया कि बीट्स हो गई 1 हर्ट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे। अब 202 है और 200 है, कितना है 2, ठीक है। नहीं नहीं मैच कर रहा ना, एक से, ठीक है। 196 और 200 कितना 4, नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, तो और कम हुई होगी। समझ रहे हो? अब देखो 201 और 200 एक है, 195 और 200, ये तो कंफर्म है कि कमी हो रही होगी, टेप लगा दिया 5। तो किस में जब तक नहीं आ जाए तब तक करना है, ठीक है। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता, इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर टेप लगा दिया तो कम हो रही है, तो कम होने पर वो मैच होना चाहिए नया। अच्छा, अगर फाइलिंग कर देते तो बढ़ रही होती। अब फाइल करते तो 197 से 198 होता, 199 होता, ऐसे होता है ना। और उसमें 204 होता, 205 होता। कुछ समझ में आया लॉजिक? क्या आंसर तो ओरिजिनल पूछते हैं ना, ओरिजिनल। हाँ 203। हाँ लिख रहा हूं ना, देखो क्वेश्चन पहले ये समझ में आया ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखिए, ये है ट्यूनिंग फॉर्क ए, ये है ट्यूनिंग फॉर्क बी। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। कहते हैं जब दोनों को साथ में ऑसिलेट कराते हैं तो जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 5 हर्ट्ज की मिलती है। उसके बाद व्हेन ए इज फाइल्ड देन बीट्स इंक्रीज। तो बताइए बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले सवाल कर ले। अब देखो 5 बीट्स मिलती हैं, इसका मतलब वो 500 है, तो बी की या तो 505 हो सकती है या 495 हो सकती है, ठीक है ना। हाँ सही सही सही, 5 हर्ट्ज बढ़ रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो ए की फाइलिंग करी, किसकी फाइलिंग करी, इसकी फाइलिंग करी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ थोड़ी सी, एक बढ़ा दो। अब देखो अगर 505 होता तो 501 के साथ कितनी बीट्स आ जाती, 4 बीट्स। अगर 495 होता तो 501 के साथ कितनी आ जाती, 6। क्या बीट की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है, तो कौन सा हो दोनों में से ताकि बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़े? तो ये आंसर ये हो जाए। यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर फॉर्मूला नहीं लगता, दिमाग लगता है, इसीलिए ये सवाल बहुत कठिन होता है। कंफ्यूजन हो गई? देखो पहली चीज तुम ये देखो, ए की फाइलिंग करी तो किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तुम्हें? एक ही बढ़ानी है जिसकी फाइलिंग। अब एक बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाते, एक दो का ही डिफरेंस होता, एक बढ़ा दी। अच्छा इसमें या तो दो में से कोई आंसर हो सकता है। अगर 505 होता आंसर तो 501 के साथ कितनी बीट देता, 4, पर पहले कितनी दे रहा था, तो बीट बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। लेकिन तुम्हें क्या कहा है, तो क्या 505 आंसर हो सकता है? नहीं। अगर 495 होता तो पहले आ रही थी 5, अब कितनी आ रही, 6, बढ़ गई ना, बढ़ानी ही तो है, इसलिए सही आंसर बी का क्या होना चाहिए, 495। अब फिर वो होता तब की बात छोड़ो, अभी तुम्हें ये समझ में आया ना, बस ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी और सवाल करते हैं। पर लॉजिक समझ में आया ये वाला कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब देखो और देखते हैं सवाल अगर मिल जाए तो। पिछली स्लाइड ये लो। किसी के पास पैकेज है क्या आप में से? नहीं यार वो पब्लिकली यूज है ना। रुक जाओ ना, मैं और क्वेश्चंस देता हूँ। कौन सा वाला? हाँ अच्छा, तुमने क्या लिखा है, फाइलिंग इज डन तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 हो गई है ना, उसकी फाइलिंग करी ना,
फाइलिंग करने से बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी, देखो 203 से बढ़ के 204 हो गई, और 196 से बढ़ के 197 हो गई, नहीं 197 से बढ़ के 198 हो गई। एक एक बढ़ाओ ना, 203 या 197 हो सकता था। भेज दो, तब तक मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, और क्या। अरे अभी चिंता मत करो, अभी और भी सवाल कर रहे हैं यार, अभी 1 मिनट बस, वो बना लो उसका पीडीएफ। एक्चुअली क्या है, पहले डॉपलर इफेक्ट भी था ना सिलेबस में, अब वो उन्हें हटा दिया, तो कई सवाल वो क्या करते थे, डॉपलर इफेक्ट और बीट के मिला के बना देते थे। लेकिन मैं ऐसे सवाल ढूंढ लेता हूं जो अलग अलग हो। हाँ, मतलब बड़ा नहीं है, उसका भी एक ही फॉर्मूला है, ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं है यार, बहुत छोटा सा ही है। लेकिन ऐसे सवाल हमें मिल गए जो ऑर्गन पाइप और बीट्स के मिलाकर है। जस्ट 1 मिनट। पर आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप में से कई लोग ये कह रहे थे कि हमें तो वेव बिल्कुल भी नहीं आता, तो अब आपको मतलब थोड़ा आया समझ में कि क्या लॉजिक है वेव का, है ना। ये देखते हैं, इसको देखिए। कर लिया, आंसर नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकता है 440 आ रहा है क्या, अच्छा। लिखा है व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज साउंडेड विथ अ 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। अच्छा, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, गिटार की स्ट्रिंग की नहीं दे रखी, तो या तो होगी 445 या फिर होगी 435, है ना। इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि 5 हर्ट्ज। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट को एक ऐसी ट्यूनिंग फॉर्क से करे जो 437 हर्ट्ज की हो, तब बीट फ्रीक्वेंसी 8 है। तो मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क है 437, तो अगर 445 होती तो इनके बीच का डिफरेंस आता 8, और अगर 435 होती तो इनके बीच का डिफरेंस आता 2। तो अपने को कितना डिफरेंस चाहिए, 8 चाहिए, इसका मतलब कि 445 शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए लॉजिक, बताइए। नहीं समझ, बताओ से बताओ, बताओ तो तुमने कैसे किया, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना, बताओ उसको।
नहीं नहीं यार छोड़ दो, एक मिनट, गिटार की जो स्ट्रिंग है ना, उसको 400, हाँ ठीक, 440 वाले के साथ उसको ऑसिलेट कराया तो 5 बीट्स मिली। मतलब गिटार की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या तो उससे 5 ज्यादा या 5 कम, तो दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि उसी गिटार की स्ट्रिंग को एक नई ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ऑसिलेट कराया जो 437 की है, तो फिर बीट्स कितनी मिली, अगर 445 होता तो कितनी मिलती, 8, अगर 435 होता तो कितनी मिलती, 2। अब वो क्या चाह रहे हैं, कितनी मिले, 8, तो किसके साथ ऑसिलेट कराए, आया समझ में, बताओ। ठीक है, अब ये देखो अगला, ध्यान, अच्छा नीट का ही सवाल है ये तो। सेकंड हार्मोनिक मतलब 2F0, ध्यान से पढ़ें और पढ़ के ना करें, सॉल्व करें, कॉपी में करके देखें, फिर आंसर बताइएगा, है ना। फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, लिखा है कि सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, एक सोर्स है, वो 4 बीट्स देता है व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। अगर 250 के साथ ऑसिलेट कराओ तो 4 बीट्स देता है, यानी या तो 254 आंसर होगा या 246 आंसर होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, 2F0। इसका मतलब अगर ये आंसर होता तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 508 आता, अगर ये आंसर होता और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 6 12, 492 आता, है ना। अब वो कह रहे हैं इट गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विथ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513, तो 513 के साथ 5 बीट मिलनी चाहिए। अगर ऊपर वाला होता तो डिफरेंस कितने का आता, 5 का, नीचे वाला होता 1, शायद 21 का डिफरेंस, तो अपने को तो कितने का डिफरेंस चाहिए, 5 का, तो ये आंसर होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। देख लो, अभी भी डाउट हो तो बताना। हाँ तो तुम करना ट्राई करो तो होएगा यार, क्यों नहीं होगा, कुछ समझ में आया, बताओ यार, नहीं यार। सेकंड हार्मोनिक समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कह रहे हैं कि 513 के साथ 8 बीट्स मिल रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका 513 के साथ 8 का डिफरेंस हो। तो 202 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास दो नंबर है, एक 508, एक 492, इन दोनों में से किसका 513 के साथ 8 का डिफरेंस है, नहीं 5 का डिफरेंस है, वो देखना है। तो 5 का डिफरेंस देखो 508 का ही है, 492 का, इसलिए तो 3 से मल्टीप्लाई करते, नहीं थर्ड हार्मोनिक दिया हो तो 3 से ही मल्टीप्लाई होता है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, ठीक है, कोई बात नहीं, और करते हैं, देखो इसको देखो, ये 2010 में आया था,
ध्यान से पढ़िए, है ना, और फिर देखिएगा, पहले सॉल्व करके करिएगा, तभी होता है। देखो मैं हर सवाल को ना करता हूं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि अपन ऐसे ही ऐसा होना चाहिए, दिमाग में नहीं सोचना चाहिए। आंसर मुझे नहीं पता, सी आ रहा है लेकिन है। टेंशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो जो वायर दोनों तरफ से बंधा होता है उसमें जो स्टेशनरी वेव बनती हैं उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला नहीं होता। तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सही बात है। फोर्थ आ रहा है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 गिव्स 4 बीट्स विद द स्ट्रिंग ऑफ द पियानो। तो अगर 512 4 बीट देता है, इसका मतलब या तो आंसर होना चाहिए 516 या होना चाहिए 508। ये किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना। यानी या तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 516 होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी 508 होनी चाहिए, ये समझे। यानी या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है जो पहले 4 थी, वो 4 से कम होके 2 हो गई। कब 2 हो गई, जब पियानो की स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ा दी। अब टेंशन बढ़ाने से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, पर कितनी बढ़ गई हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, एक एक बढ़ाते हैं। देखो 500 कितनी होनी चाहिए, 2 बीट्स होनी चाहिए। 516 से बढ़ाकर 517 कर देते हैं। 508 से बढ़ाकर एक एक बढ़ा दी मैंने। अब मैं डिफरेंस निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। इन दोनों का कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। क्या मुझे 2 मिला, नहीं मिला, और बढ़ाओ। ठीक है, 518 और 512 के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है। 510 और 512 के बीच कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। क्या आपको मिल गया 2, इसका मतलब कि नीचे वाला सही आंसर है, यानी ओरिजिनल क्या है, 508। क्या ये समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया, बताइए। ठीक है, और करते हैं, रुको। हाँ लो, देख लो आराम से, देखो यार, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है? होती होगी जब कह रहे हैं सवाल बना हुआ। भाई या तो स्ट्रिंग होनी चाहिए या फिर वो ट्यूब होनी चाहिए, बिना उसके साउंड निकल ही नहीं सकता। गिटार में भी होती है, सही बात है। कोई अंतर नहीं है, क्या अंतर है, दोनों में ही स्ट्रिंग है। एक में स्ट्रिंग की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी या कम होगी, बस, और क्या होगा। हाँ अलग आ सकता है, लेंथ जैसे ही बदलोगे फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो साउंड अलग आएगा। हाँ ठीक है, हो गया। चलो अब अगला देखो। ये BHU का एग्जाम में आया था 2010 में। यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, एक्चुअली देखो जो इंडियन वाला म्यूजिक है ना, उसमें उन्होंने दो ही चीजें ली, तबले दो लिए है ना, लेकिन उसी में एक हिस्सा कर दिया काला, एक हिस्सा कर दिया अलग अलग, है ना, तो उन्हें एक से ही बीट्स मिल गई, इसलिए कई बार वो एक ही से बजाते रहते हैं और बीट्स मिल जाती है। ड्रम वालों को समझ ही नहीं आया कि हम एक में ही कैसे बनाए, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग ड्रम ले लिए। इसमें तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है? नहीं, आंसर तो पता ही नहीं, आंसर ऑप्शन दिए ही कहाँ है। चलो करते हैं जो समझ में आता है ना। अच्छा, पहले तो ये लिखा है कि शुरू में तो एक जैसे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जब किसी एक इंस्ट्रूमेंट में टेंशन बढ़ाई गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो 3 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकंड में 3 बीट, मतलब 1 सेकंड में 1.5 बीट। तो जो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी वो 1.5 ही तो बड़ी होगी। तो देखो, अब 2 वायर हैं, एक वायर के लिए क्या हम ये लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद है? देखिए, ये हमने पढ़ा था ना पहले फॉर्मूला, ठीक है। अब एक में टेंशन 1% बढ़ा दी, 1%, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़नी चाहिए, 1.5 बढ़नी चाहिए ना। तो F प्लस 1.5 इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी प्लस 1% ऑफ टी होल डिवाइड बाय मी। क्या ये समझे भाई? टी बढ़ा दिया कितना, 1%, टी प्लस 1% ऑफ टी। तो अब मैं क्या करता हूं, इन्हें डिवाइड कर देता हूं। तो F प्लस 1.5 अपॉन F, तो आप देखिए सब कैंसिल ही हो जाएगा, 1/12 कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर क्या बचेगा, टी प्लस 1% ऑफ टी डिवाइड बाई टी। ये समझे? तो इसको लिख सकते हैं F प्लस 1.5 अपॉन F इज इक्वल टू टी प्लस 1%, मतलब 1/100, उसी से करेंगे यार, क्योंकि बाइनोमियल टाइप कुछ लगा देंगे, है ना। तो F प्लस, अभी तो मैं बस जो मैंने पढ़ा उसी से हिसाब से लिख रहा हूं, है ना। बाद में अगर नहीं होगा सॉल्व तो अंडर रूट, अब देखिए जब आप ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1/100, ये आएगा। तो ये बन गया 1 प्लस 1/100 होल की पावर हाफ। अब यहां वो लगा सकते हो ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, हाफ को अंदर ले जाओ। तो F प्लस 1.5 अपॉन F इज इक्वल टू 1 प्लस 1/200। ये समझ में आया क्या? तो ये इसको लिख दो 1 प्लस 1.5 अपॉन F, तो 1 और 1 तो कट गया, तो 1.5 अपॉन F इज इक्वल टू 1/200। तो F की वैल्यू 300 आनी चाहिए, 300 हर्ट्ज। और ये एग्जाम में तो आया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है। वैसे इसको, वैसे मुझे लगता है एरर से करो तो जल्दी हो जाएगा। चलो करते हैं एरर से, है ना। ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। लिखा है कि 1% बढ़ाया तो
2 सेकंड में 3, तो 1.5 बीट्स मतलब फ्रीक्वेंसी 1.5 बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब ये कि जैसे एफ लिए लिखा है 1/2L √T/μ, तो अगर एरर लगाएं तो ये लिख सकते हैं T की पावर हाफ है ना, ये लिख सकते हैं ना, वो नहीं होता x की पावर n हो तो n। अब इन्होंने कहा कितना फ्रीक्वेंसी का चेंज आया 1.5, ओरिजिनल नहीं पता हाफ, और टेंशन कितनी 1% ना, सीधा ही आ गया यार ये तो। समझे लॉजिक, सही है। क्वेश्चन लो। हाँ सही है, हाँ क्योंकि लिखा है ना वो दोनों प्लेड इन यूनिसन मतलब एक जैसे। हाँ एक मिनट, हाँ तो एक में टेंशन बढ़ाई ना, तो जिसमें टेंशन बढ़ाई उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और जिसमें टेंशन नहीं बढ़ाई उसकी तो वही रही, तो फिर दोनों में बीट्स होने लगी। तो कुछ तो आया होगा यार, बीट्स का लॉजिक समझ में आया होगा कि क्या लॉजिक है ना। ये देखो केरला सी ने आया था, 300 आ रहा है आंसर, हो सकता है बी आ रहा है 204। कॉपी पे करो यार, हाथ पे क्यों कर रहे हो, अभी बीच में हाथ मुड़ जाएगा तो छुप जाएगा एक हाथ जीरो फिर। 300 आ रहा है, देखो क्या लिखा है, दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक ए और एक बी, एक की फ्रीक्वेंसी 1.5% ज्यादा है, दूसरे की 2.5% कम है, किससे, सी से। तो सी की फ्रीक्वेंसी को एफ मान लो, और एक की फ्रीक्वेंसी आई, देखो सी की फ्रीक्वेंसी को एफ मान लो, एक की फ्रीक्वेंसी ए की आएगी एफ प्लस 1.5% यानी कि अपॉन 100 इंटू एफ, दूसरे की आएगी 2.5% कम एफ माइनस 2.5 एफ अपॉन 100। कह रहे हैं ए और बी को साउंड करो एक साथ तो 12 बीट मिलती हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जब माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 1.5 एफ है और प्लस 2.5 एफ, तो ये बन जाएगा 4 एफ अपॉन 100, ये 12 के बराबर आ गया। सही 300 तो आ गया यार, वेरी गुड। क्लियर हुआ, बताइए करें आगे करें, तुमने क्या कर दिया था। अच्छा 2400, गगनदीप कुछ आ रहा है समझ में। इसको देखिए, ये ऑर्गन पाइप और बीट्स का मिला के सवाल, लिख दिया क्लोज, हाँ लिख दिया, बता दिया उन्होंने।
5 बीट्स प्रोड्यूस होती हैं जब 2 ऑर्गन पाइप को एक साथ वो कराया जाए, बजाया जाए। डायमीटर तो सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है, ठीक है। अब छोटे पाइप की लेंथ दे रखी है 10, तो बड़े पाइप की लेंथ L मान लो, तो दूसरे पाइप की लेंथ बता, 10 से तो ज्यादा ही होगी, चारों ही ऑप्शन 10 से ज्यादा है। तो पहले एक की फ्रीक्वेंसी यार V/4L L1, दूसरे की V/4 L2, माइनस कर दो। देखो लेंथ डिनोमिनेटर में आती है, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो एक के लिए क्या लिखोगे, V यानी 300/4, और ये L कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 3000/4 यानी कि ये आया 750। देखो एक की फ्रीक्वेंसी तो 750 है, जिसकी लेंथ कम है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर इससे कम होगी। तो दिस माइनस V कितना है 300 बाय, हाँ मीटर पे तो लेना पड़ेगा यार, हाँ ठीक है। दूसरे की लेंथ अगर सेंटीमीटर में ले तो करना तो कन्वर्ट से मीटर में ही पड़ता है ना, सेंटीमीटर में लो तो 100 से डिवाइड कर दो, इट इज इक्वल टू, अब कितना आ रहा है बीट्स 5, तो ये क्या बन जाएगा 750 माइनस 3 और 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4L इक्वल टू 5। तो 7500, तो 750 माइनस तो L कितना आ गया, ये आ गया है ना। अब ये देखो कितना आता है। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप इसको भी बाइनोमियल से कर सकते हैं, मतलब चाहते तो वो यही है कि हम बाइनोमियल से करें। इसको लिख सकते हैं हम 10, तो चलो वैसे लिख दिया 745 + 5, तो 10 आ गया बाहर और ये बन गया 1 + 5/745, तो ये आ गया 10 प्लस समथिंग, है ना 50, मतलब कि 10 और 11 के बीच में ही होगा, तो इसलिए एक ही ऑप्शन है 10.06। हाँ नन ऑफ द अबव दे रखा है, हाँ तो सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 15 जा, हाँ सही तो है, 15 6 जा ही तो आ रहा है ना, यही होगा। समझ गए क्या, ठीक है फिर, है ना। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब दिवाली के बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।